I hereby order you to serve 2 life sentences back to back, one for each of your victims. So be it. अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, वेलकम टू माय चैनल। आज मैं जिस मूवी को एक्सप्लेन करने जा रहा हूँ उसका नाम है शॉशैंक रिडेम्पशन। इस मूवी का शुमार हॉलीवुड की टॉप मूवीज़ में होता है और IMDb पर इसकी रेटिंग 9.2 है और 250 मूवीज़ के चार्ट पर ये टॉपर है, मतलब नंबर 1 मूवी है। गाइस, इससे पहले अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी कर दीजिएगा और इस वीडियो को लास्ट तक देखिएगा, क्योंकि अगर आपने ये मूवी नहीं देखी तो ट्रस्ट मी, आपने फिर कुछ भी नहीं देखा। तो चलें शुरू करते हैं। फिल्म की शुरुआत में हम एंडी ड्यूफ्रेन को देखते हैं, जो कि एक बहुत बड़े बैंक में बैंकर था, मगर अब वो कमरा अदालत में होता है और उस पर उसकी बीवी और उसके बॉयफ्रेंड को मारने का इल्ज़ाम होता है। जज उसको गिल्टी मानकर उम्र कैद की सज़ा सुना देता है। उसकी सज़ा एक ऐसी जेल में पूरी होनी होती है जहां से आज तक कोई कैदी नहीं भाग सका। उस जेल का नाम शॉशैंक रिडेम्पशन होता है। इस जेल में ऐसे ऐसे कैदी होते हैं जिन्होंने अपनी पूरी ज़िंदगी इस जेल में गुजार दी होती है। इस जेल के कायदे और कानून बहुत सख्त होते हैं। अगर कोई गलती करे या जेल से भागने की कोशिश करे तो उसे मार मार कर अधमरा कर दिया जाता है। एंडी को जेल में काफ़ी दिन हो चुके थे, लेकिन उसने किसी से बात नहीं की होती। तब हम देखते हैं कि वो एक कैदी से मिलता है जिसका नाम रेड होता है। बेसिकली रेड का काम होता है वो जेल में हर किस्म की चीज़ को मुहैया करवाता है। वो जाकर रेड को कहता है कि मुझे एक छोटी हथौड़ी चाहिए और मुझे एक एक्ट्रेस का बड़ा पोस्टर चाहिए। ये सुनकर रेड कहता है कि क्या तुम इस जेल में एक सुरंग बनाना चाहते हो? वो कहता है कि जब हथौड़ी आएगी तो तुम्हें खुद पता चल जाएगा। फिर रेड उसको आगाह करता है कि जो 3 बंदे हैं तुम्हें देख रहे हैं, उनकी तुम पर गंदी नज़र है, तो तुम ज़रा एहतियात करना। फिर हम देखते हैं कि रेड वो हथौड़ी ले आता है और जब वो हथौड़ी खोलकर देख रहा होता है तो वो देखते ही वो दिल में सोचता है कि अगर इस हथौड़ी से ये सुरंग बनाए तो इसको तकरीबन 600 साल तो लग ही जाएंगे। दरअसल एंडी को पत्थर तराशने का बहुत शौक होता है, जिसकी वजह से उसने वो हथौड़ी मंगवाई होती है। फिर वो हथौड़ी किसी तरह से एंडी को पहुंचा दी जाती है। नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं कि काफ़ी दिन बाद वो जो 3 लोग होते हैं वो अटैक कर देते हैं एंडी पर और उसको फिज़िकली असॉल्ट करते हैं। ये सिलसिला अगले 2 साल तक मुसलसल चलता रहता है और एंडी इसकी शिकायत किसी से भी नहीं करता और ना किसी को बताता है। एंडी की पूरी बॉडी पर ज़ख्मों के निशान होते हैं और चेहरे पर एक अजीब सी खामोशी रहती है। फिर हम देखते हैं कि एक दिन छत की मरम्मत करने के लिए कुछ कैदियों को चुना जाता है, जिनमें रेड का नाम भी आ जाता है और एंडी का नाम भी आ जाता है। ये सब जाते हैं छत की मरम्मत करने के लिए। वहाँ पर इनका एक इंचार्ज होता है जिसका नाम हेडली होता है। हेडली दूसरे अपने दोस्तों के साथ बातें कर रहा होता है और कहता है कि मेरे भाई ने मेरे नाम पर $30,000 किए थे, लेकिन उससे कोई फ़ायदा नहीं है क्योंकि वो सारे गवर्नमेंट को एक टैक्स की सूरत में मिल जाएंगे और मुझे उसमें से कुछ भी नहीं मिलेगा। फिर एंडी हेडलर के पास जाता है और हेडली को कहता है कि क्या तुम अपनी बीवी पर यकीन करते हो? ये बात सुनकर हेडली को गुस्सा आ जाता है। वो एंडी को घसीट कर छत के किनारे पर ले जाता है और गिराने ही वाला होता है कि इतने में एंडी बोलता है कि गवर्नमेंट की तरफ से एक रूल है कि तुम अपनी पूरी लाइफ में अपनी बीवी को एज अ गिफ्ट $60,000 दे सकते हो, जिस पर कोई टैक्स नहीं होता। तुम्हारा ये काम मैं कर दूंगा क्योंकि तुम्हें इसके लिए एक वकील हायर करना पड़ेगा। मैं फ्री ऑफ कॉस्ट तुम्हारा काम कर दूंगा, बस तुम मेरे दोस्तों को कुछ बियर्स की बोतल्स दे देना। फिर हम अगले ही सीन में देखते हैं कि एंडी के सब दोस्त बियर पी रहे होते हैं, यानी कि एंडी ने हेडली का काम कर दिया होता है। अगले सीन में हम देखते हैं कि जेल में मूवी दिखाई जाती है। एंडी वहाँ से उठकर बाहर जाता है। बाहर वही तीनों लोग होते हैं जो एंडी को फिज़िकली तौर पे असॉल्ट करते हैं। वो उसको पकड़कर ले जाते हैं उस रूम में जहाँ से मूवी दिखाई जाती है। वहाँ पर वो उससे ज़बरदस्ती करने की कोशिश करते हैं, मगर इस बार एंडी उनका जो हेड होता है उसके सर पर वार कर देता है, जिससे वो ज़ख्मी हो जाता है। फिर वो तीनों मिलकर एंडी को खूब मारते हैं, इतना मारते हैं कि वो फिर 1 महीने के लिए हॉस्पिटलाइज हो जाता है। फिर वो जो एंडी को मारता है उसको भी वो काल कोठरी पे रख देते हैं।
एक हफ्ते के बाद जब उसकी सज़ा पूरी होती है, वो काल कोठरी से निकल कर अपने सेल की तरफ जा रहा होता है, तो हम देखते हैं कि फिर रास्ते में एडली जो जिसका टैक्स बचाया था एंडी ने, वो उसको रोक लेता है और उसको इतना मारता है कि वो सारी ज़िंदगी के लिए अपाहिज हो जाता है। नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं कि उस जेल का जो वार्डन होता है वो एंडी के सेल में आता है और उस सेल की तलाशी करवाता है। दरअसल तलाशी तो एक बहाना होता है। उसके ऑफिसर ने उसको बताया होता है कि एंडी ने किस तरह से उसका टैक्स का पैसा बचाया था, तो वो इस मकसद से आता है कि वो भी एंडी से काम ले सके। वो देखता है कि एंडी के हाथ में बाइबल होती है, वो बाइबल ले लेता है क्योंकि वो भी बाइबल का बहुत ज़बरदस्त किस्म का बिलीवर होता है। फिर वो देखते हैं कि एंडी के पूरे सेल में हर तरफ एक्ट्रेस के बैनर्स लगे होते हैं। फिर वार्डन देखता है एक बहुत बड़ा पोस्टर लगा होता है एक एक्ट्रेस का, तो वार्डन कहता है कि ऐसे तो मैं इस चीज़ को अलाउ नहीं करता, लेकिन कभी कभार हम इस चीज़ को इग्नोर कर देते हैं। हैरत की ये बात होती है कि वार्डन को उसके पूरे सेल में से वो हथौड़ी नहीं मिलती जो हथौड़ी रेड ने एंडी को ला कर दी होती है। वो पूरा पूरा सेल चेक करते हैं, उसको चेक करके जब वो वहाँ से जाने वाला होता है तो फिर थोड़ी देर बाद फिर वो वापस आ जाता है और एंडी को उसकी बाइबल देता है और कहता है कि मुक्ति इसी में है। वो वार्डन एक दफ़ा एंडी को अपने ऑफिस में बुलाता है, उससे कहता है कि तुम्हारे लिए एक काम है, क्या तुम लाइब्रेरियन बनोगे? वो एक्सेप्ट कर लेता है। सो वो वार्डन जो होता है वो उसको लाइब्रेरियन बना देता है। हम दूसरी तरफ लाइब्रेरियन में हम देखते हैं कि वहाँ पे एक बूढ़ा शख्स होता है जो काफ़ी अरसे से काम कर रहा होता है इस लाइब्रेरी में, और एंडी को उसके अंडर काम करना होता है। साथ ही एंडी वहाँ पर दूसरे ऑफिसर्स के आईटीआर भरना शुरू कर देता है। जैसे-जैसे उसका काम बढ़ता है, उसे एक और बंदे की ज़रूरत होती है। उस बंदे के लिए वो रेड को हायर कर लेता है। रेड उसके अंडर काम करता है, उनका काम दिन-ब-दिन अच्छे तरीके से चलना शुरू हो जाता है। आहिस्ता-आहिस्ता वक़्त गुज़रता जाता है। फिर एक दिन हम देखते हैं कि वो ही लाइब्रेरियन जिसके अंडर एंडी काम कर रहा होता है, वो एक शख़्स को की गर्दन पर चाकू रख देता है और उसे कहता है कि मैं इसे मारने वाला हूँ। सब उससे पूछते हैं कि तुम ऐसा क्यों कर रहे हो? वो कहता है कि मेरी सज़ा गवर्नमेंट ने कम कर दी है और मुझे वो रिहा कर रहे हैं। मैंने बाहर की दुनिया नहीं जाना। मुझे 50 साल हो गए हैं इसी जेल में और मैं इस जेल का आदी हो चुका हूँ। मैं बाहर की दुनिया में एडजस्ट नहीं कर पाऊँगा। एंडी उसको समझाता है और समझाकर किसी तरीके से उसका जो चाकू होता है उसको नीचे रखवाता है। फिर हम देखते हैं कि लाइब्रेरियन जिसका नाम ब्रूक होता है उसको रिहा कर दिया जाता है। जब वो बाहर जाता है तो उसके लिए वो एक नई दुनिया होती है। वो वहाँ पर एडजस्ट नहीं कर पा रहा होता। वो बहुत वहाँ पे सहमा-सहमा होता है। वो सोचता है कि यहाँ पर जहाँ पर रोड पर एक गाड़ी हुआ करती थी वहाँ पर अब ट्रैफ़िक की भरमार है। और फिर इस भीड़-भाड़ वाली ज़िंदगी में ब्रूक सर्वाइव नहीं कर पाता। एट द एंड वो अपनी जान दे देता है और खुदकुशी कर लेता है। दूसरी तरफ जेल में दिखाया जाता है जहां वार्डन एक नया प्रोग्राम शुरू करता है जिसका नाम होता है इन आउट। इस प्रोग्राम के तहत जेल के कैदियों को बाहर ले जाकर काम करवाया जाएगा ताकि जेल के कैदियों को पता चल सके कि किस तरह से मेहनत से पैसा कमाया जाता है। मगर इस प्रोग्राम के थ्रू जेलर को बहुत ज़्यादा कॉन्ट्रैक्ट्स मिल जाते हैं क्योंकि जो जेल की जो कैदी होते हैं उनकी लेबर बहुत सस्ती होती है। जेलर बहुत ज़्यादा पैसे बना लेता है, लेकिन बेसिकली वो पैसा ब्लैक का होता है और उस ब्लैक की मनी को उन्होंने कवर करना होता है जिसमें एंडी उसका साथ देता है। वो एक फर्जी से डॉक्यूमेंट्स बनाते हैं जिसमें वो एक पार्टनर को शो करते हैं जिसका नाम होता है रैंडल स्टीफन। बेसिकली रैंडल स्टीफन तो एग्जिस्ट ही नहीं करता, लेकिन वो इसलिए प्लान ऐसा बनाते हैं कि कल को अगर पुलिस को पता चल जाए तो वो एक ऐसे इंसान को ढूंढें जिसका इस दुनिया में नामो निशान तक ना हो और उसके अकाउंट में ये सारा अपना पैसा ट्रांसफ़र कर देते हैं। फिर हम देखते हैं कि जेल में एक नए कैदी की एंट्री होती है जिसका नाम टॉमी होता है। बेसिकली टॉमी बहुत सारी जेलों में रहकर आया होता है, लेकिन जब वो इस जेल में आता है तो उसे पता चलता है कि यहाँ पर एक शख्स है जिसका नाम एंडी है, उसने बहुत लोगों की मदद की है। वो एंडी के पास आता है, वो कहता है कि मुझे अपनी तालीम को आगे मुकम्मल करना है। मेरी हाई स्कूल की जो तालीम थी वो अधूरी रह चुकी थी, ताकि जब मैं जेल से निकलूँ तो मेरे पास डिग्री हो और मैं अपने बीवी बच्चों की मदद कर सकूँ। ये सुनकर एंडी उसकी मदद करता है और उसको हर चीज़ में फैसिलिटेट करता है।
फिर टॉमी रेड के पास जाता है और उससे कहता है कि एंडी तो बहुत ही समझदार है और बहुत इंटेलिजेंट है, वो इस जेल में क्या कर रहा है। इतने में रेड उसको बताता है कि वो बेसिकली एक बहुत बड़ा बैंकर था और वो अपनी बीवी और उसके बॉयफ्रेंड के मर्डर के केस में आया है। ये सुनकर वो बिल्कुल दंग रह जाता है। फिर हम देखते हैं कि टॉमी रेड और एंडी को बता रहा होता है कि जिस जेल से मैं ट्रांसफ़र होकर यहाँ आया हूँ, वहाँ पर एक कैदी था, जिसने मुझे बताया था कि एक दिन वो एक घर में गया था रॉबरी करने के लिए, तो वहाँ पर जब वो जाता है तो उसका जो घर का मालिक होता है, वो उठ जाता है। तो वो उसके घर के मालिक को भी शूट कर देता है और उसकी वाइफ़ को भी शूट करता है। लेकिन उसके बाद पता चलता है कि वो मियाँ-बीवी नहीं होते, वो लवर्स होते हैं, क्योंकि उसका जो हस्बैंड होता है, वो बहुत बड़ा बैंकर होता है। और वो मुझे पता चलता है कि उस बैंकर को अरेस्ट कर लिया गया है और उसके इल्ज़ाम में उसको जेल भी हो गई है। यहाँ पर हमें पता चलता है कि बेसिकली एंडी बेकसूर होता है। ये जितनी भी उसने स्टोरी सुनाई होती है, ये एंडी की स्टोरी होती है। एंडी को जब ये सब बातें पता चलती हैं तो फिर एंडी उसी जेल के वार्डन के पास जाता है और उसको एज़ इट इज़ वो सब स्टोरी सुनाता है। लेकिन वार्डन जानबूझकर उसकी बात पर यकीन नहीं कर रहा होता, क्योंकि वार्डन को बेसिकली एंडी की ज़रूरत होती है। फिर वो हम देखते हैं कि एंडी उसे बताता है, एक किस्म का इनडायरेक्टली उसको ब्लैकमेल करने की कोशिश करता है कि एंडी से कहता है कि मैं बाहर जाकर आपकी इस ब्लैक मनी के बारे में किसी को नहीं बताऊँगा। जब ये बात वार्डन सुनता है तो वो उसको कहता है कि इसको ले जाओ यहाँ से। फिर हम देखते हैं कि एंडी को वहाँ से पकड़ कर ले जाते हैं। फिर हम देखते हैं कि एंडी को काल कोठरी में बंद कर दिया जाता है। इतने में वो जो वार्डन होता है वो टॉमी को गोली मार देता है, क्योंकि टॉमी की गवाही से एंडी रिहा हो सकता था। फिर देखते हैं कि वार्डन आता है एंडी के पास और उसको कहता है कि टॉमी भागने की कोशिश कर रहा था तो वो मारा गया। जब ये सब बातें सुनता है तो एंडी को पता चल जाता है कि इन्होंने जानबूझकर टॉमी को मार दिया है, जिसमें एंडी कहता है कि आइंदा मैं तुम्हारी हेल्प नहीं करूँगा, जिस पे वार्डन कहता है कि इसको 1 महीने और काल कोठरी में रखो। फिर हम देखते हैं कि एंडी पूरे 2 माह काल कोठरी में गुजार कर जब बाहर आता है तो वो रेड के साथ बैठकर बातें कर रहा होता है। वो रेड से पूछता है, क्या तुमने सोचा है कि जब इस जेल से बाहर जाओगे तो तुमने कहाँ जाना है? तो वो कहता है कि मैंने तो अभी तक कुछ भी नहीं सोचा, कि अब तक मेरी उस टाइम रिहाई हो जब मैं देख भी ना ठीक से पाऊँ और मेरे जिस्म में भी इतनी ताकत ना हो। एंडी कहता है कि जब मैं जेल से रिहा होऊँगा तो मैं ज़्वेतनियोर जाऊँगा। वो एक मेक्सिको में एक समुंदर के किनारे जगह है। मैंने सुना है कि वहाँ जो भी जाता है वहाँ पर खो जाता है। वो कहता है कि मैं वहाँ पर अपना एक रेस्टोरेंट बनाऊँगा और वहाँ पर अपनी नाव ठीक करूँगा, और जब मेरा दिल करेगा तो मैं अपने दोस्तों के साथ उस समंदर के अंदर जाऊँगा और जाकर मछलियाँ पकड़ा करूँगा। ये सब बातें सुनकर रेड बहुत परेशान हो जाता है और कहता है कि उम्मीद एक बहुत बुरी चीज़ होती है, ये इंसान को ख़त्म कर देती है। तुम्हें उम्मीद से बाहर निकलकर एक सच्ची दुनिया में आना चाहिए और सच को एक्सेप्ट करना चाहिए कि तुम अभी जेल में हो। फिर एंडी कहता है कि हाँ, तुम ठीक कह रही हो, मेरे पास 2 ही रास्ते हैं, या तो मैं घुट-घुट के जिऊँ या तो फिर मैं मर जाऊँ। फिर जब एंडी वहाँ से जाने वाला होता है तो रेड से कहता है कि तुम मुझसे वादा करो कि जो मैं तुम्हें कहूँगा तुम वो काम करोगे। रेड कहता है बिल्कुल करूँगा। एंडी कहता है कि यहाँ से करीब एक जगह है जिसका नाम बस्टन है। बस्टन में एक पेड़ है और उस पेड़ के साथ एक दीवार है और दीवार में एक ब्लैक पत्थर है। उस ब्लैक पत्थर के नीचे मैंने कोई चीज़ रखी है, तो तुम मेरे से वादा करो कि तुम जब यहाँ से रिहा होगे तो वो तुम गड्ढा खोद के जो भी चीज़ होगी तो तुम निकालोगे। तो रेड पूछता है कि ऐसी कौन-सी चीज़ है? तुम ही मुझे बता दो। वो कहता है मैं नहीं बताऊँगा। ये चीज़ जानने के लिए तुम्हें वहाँ पर जाना पड़ेगा। तो ये सुनकर रेड कहता है कि ठीक है, मैं ऐसा ही करूँगा। फिर हम देखते हैं कि एंडी दोबारा फिर वार्डन का काम करने के लिए चला जाता है। एंडी मामूल के मुताबिक वो सारा काम करता है, काम करके उसकी एक तिजोरी होती है, सारे डॉक्यूमेंट्स एक तिजोरी में रखता है। जब तिजोरी में रखकर वो आने वाला होता है तो वार्डन से कहता है कि मेरे कपड़े प्रेस कर देना और मेरे शूज़ को आईने की तरह चमका देना। फिर हम देखते हैं कि एंडी वापस अपने सेल में आ जाता है। दूसरी तरफ हम देखते हैं कि रेड बहुत परेशान होता है। रात हो चुकी होती है और उसको शक होता है कि कहीं एंडी अपनी जान ही ना दे दे। ऐसे-तैसे करके रात गुज़र जाती है। जब सुबह होती है तो सब कैदी बाहर आते हैं। इतने में रेड देखता है कि एंडी नहीं आया।
देखते हैं कि एंडी अपने सेल से बाहर नहीं आया। तभी एक वहाँ पे जो एक गार्ड होता है वो जब जाता है उस सेल में जाकर देखता है तो वो हैरान हो जाता है। वहीं से सीन शिफ्ट होता है तो हम देखते हैं कि वार्डन अपने बॉक्स में से जूते निकालने के लिए बॉक्स खोलता है। तो जो ही वो खोलता है तो देखता है कि उसके बॉक्स में उसके जूते नहीं होते बल्कि एंडी के जूते होते हैं। तभी वहाँ पर सायरन बज जाता है। वो सायरन होता है किसी कैदी के भागने का। फिर सब मिलकर एंडी के सेल में जाते हैं। वहाँ पर रेड को बुलाया जाता है। वहाँ पर रेड भी आता है। वार्डन रेड से पूछता है कि एंडी कहाँ है। रेड कहता है कि एंडी के बारे में मुझे क्या पता। जब ये बात वो सुनता है तो वार्डन को बहुत गुस्सा आता है। वार्डन कहता है कि आखिर एंडी गया कहाँ पे, उससे ज़मीन निकल गई या आसमान खा गया, और वो क्या छोड़ के गया। यहाँ पर सिर्फ ये पत्थर, वहाँ पे कुछ कुछ पत्थर बड़े होते हैं, वो पत्थर उठाकर इधर उधर मारना शुरू कर देता है। वो रेड की तरफ मारता है, गुस्से में एक दूसरे की तरफ मार रहा होता है वो पत्थर। इतने में वो पत्थर उस पोस्टर पे मारता है जिसमें वो देखता है कि वो पत्थर आर पार हो गया है। उसके बाद जब वार्डन वहाँ पर अपना हाथ डालता है तो वो देखता है कि एंडी ने वहाँ पर बहुत बड़ी सुरंग बनाई हुई थी, जहाँ पर वो देखकर दंग रह जाते हैं। उनमें से किसी को भी यकीन नहीं आता क्योंकि वो दीवार बहुत मजबूत होती है और उसको उस दीवार को उसमें सुरंग करने के लिए एटलीस्ट उनको बड़ी हैवी मशीन की ज़रूरत होती है, जो कि हैवी मशीन के बगैर नामुमकिन सा काम लगता है। लेकिन वो देखते हैं कि उस दीवार पर सुरंग हुई हुई है। फिर सब गार्ड्स वहाँ पर जाते हैं जहाँ से एंडी बाहर निकला था। वहाँ पर देखते हैं कि एंडी के कपड़े मिलते हैं, एक पुरानी कंघी मिलती है और एक हथौड़ी मिलती है। जी दोस्तों, ये वही हथौड़ी होती है जो 20 साल पहले एंडी ने रेड से मंगवाई होती है और 20 साल तक वो सुरंग बना रहा होता है उस हथौड़ी से। गाइस, बहुत ही अमेजिंग स्टोरी है इस मूवी की, बहुत ही अमेजिंग। एंडी हर रात को उस सुरंग खोदता है और उस सुरंग में से जो मिट्टी निकलती है वो अपनी जेब में रख लेता है, और सुबह जब वो बाहर निकलता है तो अपनी जेब से बाहर फेंक देता है वो मिट्टी। और इसी तरह से जब लास्ट नाइट को उसने जब वार्डन के लिए काम किया था तो वार्डन के जितने भी डॉक्यूमेंट्स थे वो उसने चेंज करके अपने पास रख लिए थे। और जब एंडी वहाँ पर डॉक्यूमेंट्स चेंज करके उस सेल में रख रहा होता है जो उसकी तिजोरी होती है, तो हमें दिखाया जाता है कि उस तिजोरी में बेसिकली डॉक्यूमेंट्स नहीं, एंडी ने अपने बाइबल रखी थी। और साथ ही वार्डन ने जो कपड़े दिए थे उसे प्रेस करने के लिए, एंडी वो कपड़े पहन लेता है और वो जो शूज़ होते हैं वो भी पहन कर वहाँ से निकल जाता है। अगले सीन में हम एंडी को देखते हैं जो कि एक बैंक में होता है और वहाँ पर वो जाकर पैसे निकलवा रहा होता है। जी हाँ, वो पैसे उसी नाम से निकलवाता है जो उसने फर्जी नाम रखा था, क्योंकि जेल में से वो खुद ही साइन करके बेच रहा होता है। उसके साइन मैच कर लेते हैं और उसके बाद देखते हैं कि उसके पास उस इंसान के सब डॉक्यूमेंट्स भी होते हैं। एंडी के पास वार्डन के सब काले करतूतों के डॉक्यूमेंट्स होते हैं जो कि एंडी प्रेस के पास भिजवा देता है। नेक्स्ट डे हम देखते हैं कि वो जितने भी डॉक्यूमेंट्स हैं वो प्रेस में पहुंच चुके होते हैं और वो खबर अखबार में छप जाती है। और जब वार्डन तिजोरी खोलकर देखता है तो उसे क्या नज़र आती है? जी हाँ, वही बाइबल बुक। वार्डन जब वो बाइबल खोलता है तो उसके पहले पेज पर लिखा होता है कि जी हाँ, तुमने ठीक कहा था, मुक्ति इसी में है। और जब वो नेक्स्ट पेज पलटता है तो देखता है कि एंडी ने वो जो हथौड़ी होती है वो पूरी उस बुक में इम्बोज की होती है। मीन्स के हथौड़ी का सांचा इम्बोज होता है और वो हथौड़ी जब भी रहती है वो उस बाइबल की बुक में ही होती है। तब वो सोचता है कि काश वो उस दिन अगर ये बुक खोल लेता तो उसे उसका राज पता चल जाता और वो वहीं पे पकड़ा जाता। इतने में हम देखते हैं कि पुलिस पहुंच आती है, क्योंकि वार्डन का सारा कुछ जो उसने ब्लैक मनी कमाई होती है या जो कुछ उसने किया होता है वो सब बात खुल चुकी होती है। तो जो ही वो आते हैं पुलिस उसको गिरफ्तार करने के लिए, उससे पहले कि वो पहुंचे वार्डन खुद को ही गोली मार देता है। कुछ अरसा गुजर जाता है, फिर हम देखते हैं कि एंडी का दोस्त जो रेड होता है उसको आज़ाद कर दिया जाता है। उसकी बाकी सज़ा माफ़ कर दी जाती है। जब वो बाहर आता है बल्कि उसको एक जॉब भी दिलाई जाती है, लेकिन रेड का दिल वहाँ पर नहीं लग रहा होता क्योंकि उसने अपनी ज़िंदगी के 40 साल जेल में गुजार दिए होते हैं।
रेड उसी कमरे में होता है जहाँ पे वो लाइब्रेरियन ब्रोक रहा करता था और रेड अपनी ज़िंदगी से बहुत तंग होता है। वो भी उसी की तरह खुदकुशी करने ही वाला होता है कि उसे एंडी के साथ किया हुआ वो वादा याद आ जाता है। फिर वो जाता है उसी जगह पर, वहाँ पे एक पेड़ के नीचे वो दीवार देखता है, वहाँ पर दीवार होती है और वही वही ब्लैक पत्थर भी उसे मिलता है। जब वो ब्लैक पत्थर के नीचे देखता है तो उसे एक लेटर मिलता है। जब उस लेटर को खोलता है तो वहाँ पर कुछ पैसे होते हैं और कुछ लेटर में लिखा होता है। जब वो पढ़ना शुरू करता है तो उसमें लिखा होता है कि क्या तुम्हें याद है जो मैंने जगह बताई थी? तो इतने में वो कहता है, रेड बोलता है कि हाँ ज़ेवतनी, और वो जगह मुझे याद है। आगे लिखा होता है कि ये पैसे लो और उस जगह पर पहुँच जाओ, मैं तुम्हारा वहाँ पर इंतज़ार कर रहा हूँ। और एंड पे लिखा होता है कि उम्मीद एक बहुत अच्छी चीज़ है। उम्मीद एक ऐसी चीज़ है जो सब अच्छी चीज़ों में से सबसे अच्छी चीज़ उम्मीद ही है। उम्मीद ही आपको ज़िंदगी जीने का मकसद दिलाती है। उसके बाद हम नेक्स्ट सीन में देखते हैं कि रेड उसी जगह पर चला जाता है और देखता है कि वहाँ पर एंडी अपनी नाव ठीक कर रहा होता है। बिल्कुल एज़ इट इज़ वैसी ही सब सिचुएशन होती है जो उसने बयान की थी। वो देखकर हैरान हो जाता है कि उसने अपना ख्वाब पूरा कर लिया। उसके बाद रेड सोचता है कि वो गलत था, क्योंकि उसने कहा था उम्मीद एक अच्छी चीज़ नहीं है, इंसान को रियलिटी में जीना चाहिए। लेकिन आज वो गलत साबित हो गया था, क्योंकि एक उम्मीद ही है जो ज़िंदगी में सबसे अच्छी चीज़ उम्मीद है। अगर उम्मीद ना हो तो ज़िंदगी का कोई फ़ायदा नहीं। गाइस, तो कैसी लगी आपको ये मूवी? अगर अच्छी लगी हो तो मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा और मेरी वीडियो को भी लाइक कर दीजिएगा।